बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है मेजर ऑफ लोकेशन। हमारा थर्ड चैप्टर है मेजर ऑफ लोकेशन। हमने फर्स्ट में चैप्टर पढ़ा था, हमारे पास था जो बेसिकली व्हाट इज स्टैटिस्टिक और उसकी जो ब्रांचेस के बारे में, डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सारा हमारे पास इंट्रो था बेसिकली स्टैट्स का। नेक्स्ट हम गए थे, नेक्स्ट हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिफरेंट तरह का जो है डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमने ग्राफ पढ़े, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, डिस्क्रीट की, कॉन्टिन्यूस की, हमने हिस्टोग्राम बना के मतलब जो है डाटा को चेक किया कि कैसे उसका ग्राफ में, ये सारी रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी उसमें। पाई चार्ट पढ़ा, उसके बाद गिफ पढ़ा, डिफरेंट तरह के हमने ग्राफ्स पढ़े और बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी। अगर आपके पास दो वेरिएबल हो जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम देखा कि डाटा में स्कैटर्ड कैसे शो होता है, डिस्पर्जन शो करता है कि कोई एक आउटलायर है, कोई एक वैल्यू कहीं मतलब दूर सब वैल्यू से लाई कर रही है, वो हमें सारा स्कैटर डायग्राम के थ्रू पता चलता है। आज हम पढ़ने लगे हैं मेजर ऑफ लोकेशन। लोकेशन का मतलब है कि कोई हमें वैल्यू का लोकेशन या सेंटर बताएगी। जैसे कि देखिए, अगर आपकी क्लास जो है उसके वेट में वेट लेती हूँ सारी क्लास का, तो वेट डिफरेंट होगा। किसी बच्चे का होगा 35, किसी का 40, किसी का 45, किसी का 50, किसी का 55, डिफरेंट वेरी करेगा हर मतलब क्लास में बच्चों का। तो ये एक तरह से वैल्यूज डिफर आती जाएंगी। अगर मैं आपकी क्लास का वेट ले लेती हूँ, एक पेज पे रख लेती हूँ, तो वो हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्कैटर फॉर्म में आ जाएगा। ये इस तरह से कोई समझ नहीं आ रही होगी कि क्या शो कर रहा है। हमें चाहिए कि हम इस सारे डाटा को, जो भी इतनी आपकी क्लास की वैल्यूज आ रही हैं, 37 बच्चे हैं अगर हमारी क्लास में, तो उसको हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम कहेंगे मतलब मेजर ऑफ लोकेशन, ठीक है। सिंगल वैल्यू के थ्रू उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के वो आते हैं एवरेजेस। हम मीन एवरेज जो है, एवरेज के तौर पे मीन को भी यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मीन, हम ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ करते हैं, हम हार्मोनिक मीन भी यूज़ करते हैं, नेक्स्ट मीडियन भी यूज़ करते हैं, मोड भी यूज़ करते हैं। ये सारा आपने ना आई थिंक पढ़ा होगा जब आपने मैट्रिक लेवल पे ये मीन मीडियन मोड निकालना सीखा था। तो बेसिकली डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मेजर ऑफ लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि वो डाटा की, देखिए अगर आपकी क्लास का मैं एवरेज वेट निकाल देती हूँ, वो सिंगल वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर आपकी क्लास का मैंने निकाला है एवरेज, वो आ जाता है 48। इट्स मीन कि 48 के अराउंड आपकी सारी क्लास का जो है वेट लाई करता है, ठीक है। इसका ये मतलब है। इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इसके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर की। The diagrammatic representation of a set of data can give us some impression about the distribution. Even then, there remains a need for a single, अब देखिए सिंगल क्वांटिटेटिव वैल्यू की हमारी जरूरत रहती है। हमने जो डायग्राम बनाकर देखी, उससे हमें इम्प्रेशन तो पता चल जाता है कि देखिए आप बनाते हो कि आप जो हिस्टोग्राम हम बना रहे थे, इस तरह से इसकी डिफरेंट शेप्स आ रही थी, तो इसमें जो शेप आती है तो आपको सिमेट्रिक बताता है, डाटा सिमेट्रिक है। अगर आपको मैंने बताया था कि अगर डाटा की इस तरह की शेप आती है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर जब आप हिस्टोग्राम बनाएं और उसकी इस तरह की शेप आए तो उसको हम कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इंप्रेशन का या उसके इसका तो पता चल जाता है कि क्या है, लेकिन सिंगल वैल्यू नहीं हमें पता चलती कि इसके दरमियान मिड कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। इसके सिंगल सेंटर क्या है इन वैल्यूज का, ये नहीं हमें पता चलता है। इसके लिए हमने बेसिकली मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ते हैं। इसको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। इसके दो नाम है, याद रखना आप लोगों ने। For single value measure which could be used to indicate the center of the distribution. The measure commonly used for the purpose of mean, मीन्स आपकी median. आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा मैम, ये डायग्राम थोड़ा सा एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये इस चैप्टर के एंड पे जाके ना सारी डायग्राम दोबारा आएंगी। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ कि जब आप हिस्टोग्राम बना लेते हो डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो डिफरेंट तरह की शेप्स आती हैं। अगर वो शेप इस तरह की आती है, जब डाटा को आप करते हो उसके ऊपर फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करते हो, तो ये शो करता है आपका डाटा नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर आप जो इस तरह के बार्स बनाने के बाद उस पर फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करते हो, अगर वो इस तरह से शो होता है तो इसका मतलब है डाटा आपका नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर इस तरह का है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। ये आपकी इस चैप्टर के लास्ट में आएंगी ग्राफ सारे। अगर आपका डाटा है इस तरह से आता है कि दोनों साइड पे इक्वल है, तो ये आपका डाटा हो जाएगा सिमेट्रिक, और सेंटर यहाँ पे दरमियान में लाई करेगा। हमने बेसिकली सेंटर देखने के, सेंटर मीन क्या है डाटा का, किसी भी तरह का डाटा हो, स्क्यूड हो डाटा किस तरह का भी हो, लेकिन उसका हमें मीन पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम देखने के सेंटर एक मिडल वैल्यू से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब इसके आवाज सही नहीं आ रही है? नहीं मैम, बिल्कुल ठीक आ रही है।
ठीक है। आपने जो है ना अपना वॉल्यूम कम किया होगा, दोबारा से इसको थोड़ा-सा वो कर लें लाउड। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। इसके अलावा 20 मेजर आर सिंगल वैल्यूज, ये मैंने आपको बताया है, मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, ये सारे सिंगल वैल्यूज होंगे। अभी हम इस चैप्टर में इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सिंगल वैल्यू पे आपको बता देते हैं कि आपका डाटा क्या शो करता है। These values are single values which represent the given data are known to be average और measure of location। अब देखिए ये हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीन का एवरेज हम निकालते कहते नहीं, ये तो हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, इस चीज़ की एवरेज बता दो क्या है। तो एवरेज तो ये सारी चीज़ें एवरेज है, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, ये सब चीज़ें एवरेज। अब ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट यूज़ होता है। कुछ जगहों पे मीन हमें जो है अच्छे रिजल्ट देता है, कुछ जगहों पे मीडियन हमें अच्छे रिजल्ट देता है, कुछ जगहों पे हमें मोड अच्छे रिजल्ट देता है। अब ये सारा हमें इस चैप्टर में देखना है कि किस जगह पे कौन सा बेटर फिट होता है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं नेम मेजर्स ऑफ लोकेशन अराइजेस एज दीज मेजर्स गिव इंडिकेशन विद लोकेशन लोकेट अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको एक तरह से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्या है इसको नाम याद रखें। इसको मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी भी कहते हैं, इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मेजर ऑफ लोकेशन और स्टैंडर्ड टेंडेंसी एक चीज़ है या डिफरेंट है, तो ये सेम चीज़ें हैं दोनों। अच्छा, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज, ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एवरेज की, गुड एवरेज की? नंबर 1 है इट इज़ अ वेल डिफाइंड, यानी कि इसका वेल डिफाइंड होता है, इट इज़ इजी टू कैलकुलेट होता है। अब जब मीन मीडियन मोड निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आप देखोगे बहुत इजी वे तरीके से ये निकल आती है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें, फॉर्मूले में बस आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। इट इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब आप देखोगे ज्योमेट्रिक मीन और जो है आपका हार्मोनिक मीन, मीन, ये सारे आपका डाटा, और मीडियन भी कुछ हद तक आपकी जो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। जो गुड एवरेज की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन जो मोड है वो सारे डाटा पे बेस नहीं करता है। ये हम जब इसको करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कुछ लेकिन उन्होंने कहा कि गुड एवरेज वो होती है जो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करे। अब देखिए मैं आपकी क्लास के एवरेज निकालती हूँ, तो उसमें मैं आपके मेरी क्लास में 37 बच्चे हैं, मैं 37 का ही मीन लूँगी, मीन वेट लेना चाह रही हूँ। तो ये तो नहीं करूँगी कि कोई 20 बच्चों का वेट ले लिया और 10 को स्किप कर दिया, उससे मेरा जो है डाटा मुझे सही रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि गुड एवरेज में ये होनी चाहिए कि ऑल डाटा की जो है बेस करनी चाहिए। इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी कि उससे हम कोई ना कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद द इम्पोर्टेंट टाइप्स। अब आपके पास ये भी एमसीक्यूज में आ जाते मैम हैं आपकी आवाज कट। आपका थोड़ा मसला होगा उसमें, मैं मुर्गे यहाँ की पे आवाज आ रही है। मेरा जो है सिग्नल वो है फुल, आपके कोई मसला होगा उस साइड पे। अच्छा, इसको अगर कोई मसला हो तो आप उसको यूट्यूब पे जाकर फिर वीडियो में भी देख सकते हो। फिलहाल मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, इसके बाद आता है कि आपका ये भी उसमें आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, कि वो पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एवरेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो आप लिखोगे ये वाला अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, और मोड। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं इसकी एवरेज की, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन अक्सर आती है ये जो इसमें आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब इसकी डेफिनेशन है क्या, अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट्स मीन कि ये क्या होता है, आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपकी क्लास का अगर मैं वेट ले रही हूँ एवरेज, तो सारी वैल्यूज को मैं ऐड कर लूँगी, ये मेरा समेशन एक्स हो जाएगा, और कितनी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है वो मेरा एन हो जाएगा, तो ये मेरा मीन निकल आएगा एक्स बार, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया मीन का। एक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया आपने, जो सारी आपकी क्लास का वेट था उसको मैंने सम कर लिया, जितनी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स थी उतने नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास मीन आ गया। मीन ये होता है हमारे पास। अब इसकी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, ये हमारे जो बेसिकली इसमें एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछी जा सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द ग्रीक लेटर म्यू इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो जो ग्रीक लेटर्स होते हैं, म्यू हो गया, सिग्मा स्केल हो गया, ये सारे हमारे पॉपुलेशन के उसको डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन के मीन को साइन करता है। लेकिन हम सैंपल के बेस पे निकालेंगे, पॉपुलेशन हमारे पास नहीं होती है यूजली, तो हम सैंपल पे ही एस्टिमेट करते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने कहा है पॉपुलेशन मीन का फार्मूला ये होता है, इसको हम म्यू लिखते हैं और कैपिटल में लिखते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन हैं उनको कैपिटल में लिखेंगे, और कैपिटल एन में ही हमारा जो आ जाएगा नीचे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से इसको हम कैपिटल में सम कर लेंगे, और समीशन वाई ओवर एन हमारा ये कौन सा मीन होगा, पॉपुलेशन का। याद रखना जो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है वो हमारा पॉपुलेशन मीन होता है, तो हम ग्रीक लेटर से शो करते हैं। द म्यू इज अ पैरामीटर, अ फिक्स्ड वैल्यू एंड यूजली अननोन इन प्रैक्टिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, एब्रिवेटेड एज एएम।
द एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू सिंपल इज डिनोटेड बाय वाई बार। अब वो कहने के आप जो है पॉपुलेशन का एस्टिमेट निकालेंगे, उसको हम वाई बार से डिनोट करेंगे और उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। आपको पता है जो सैंपल से वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और जो पॉपुलेशन से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर यूजुअली हम कैलकुलेट नहीं करते, हम स्टैटिस्टिक ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं यूजुअली। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया स्टैटिस्टिक वाई बार, इसका फॉर्मूला 1/n y1 y2 सो इनको हम सम करते हैं, समेशन y आई हो जाएगा, और इसको फर्दर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में मीन का फॉर्मूला। अगर आप एक्स से डिनोट कर लो, वाई से डिनोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एक्स से डिनोट करते हो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा जैसे मैंने भी पिछले पेज पे बताया था, और यहाँ पे समेशन x/n आ जाएगा, और स्मॉल वाला आता है आप जब आप सैम्पल की बेस पे कर रहे हो तो। The sample mean is a good estimate of the population mean। अर्थमेटिक का नहीं है जी फॉर्मूला? यार, हाँ ये अर्थमेटिक मीन का है ना, इसको हम मैं एवरेज भी कह रही हूँ, सिंपली एवरेज भी कह सकते हैं और मीन भी कह सकते हो और अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ये तीनों इसी के नाम है। अच्छा जी, इसके बाद है द सैम्पल मीन इज अ गुड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। आपको मैंने पहले भी बता दी कि जो सैम्पल मीन होता है वो पॉपुलेशन की मीन का एस्टिमेटर होता है, उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैंने आपको बताया था हमेशा हम होल पॉपुलेशन से डील नहीं करते और ना ही कर सकते हैं, हमारा कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम हमेशा सैम्पल के साथ डील करते हैं, यूजली हम सैम्पल के साथ डील करते हैं और सैम्पल के एस्टिमेट निकाल के कह देते हैं कि पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि द सैम्पल मीन इज अ गुड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन एज इट इज एन अनबायस्ड मिस जी मिस ये जो ऊपर हाँ, वाला फॉर्मूला है ये हम कब यूज करते हैं? ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला हम वो हम हाँ यूज जी नहीं, वो ऊपर वाला जो है पॉपुलेशन वाला ये हम यूज नहीं करते हैं, बस उन्होंने बता दिया कि म्यू को इस तरह से लिखते हैं और जो जी उसका है एक्स बार को हम इस तरह से लिखते हैं जो हम सैंपल का यूज करते हैं, और निकालते हम सैंपल का ही है यूजली, म्यू जो पॉपुलेशन ठीक का वो नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है अनबाइस होते हैं हमारा, जो उन्होंने कहा है कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है और सैंपल का मीन आपस में अनबाइस। अनबाइस का मतलब होता है कि आपस में इक्वल है, और अगर यहाँ पे 22 वर्ड यूज हो जाता है यानी कि अन खत्म हो जाता है, 22 वर्ड यूज हो जाता है, इसका मतलब हो जाना था कि आपस में इक्वल नहीं है। याद रखें, अनबाइस का मतलब है कि आपका पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन आपस में इक्वल है, और बाइस का मतलब होता है कि इक्वल नहीं होते। Unbiased simply means that if mean are calculated from all samples drawn from the population, the mean of these sample mean would be equal to the population mean. The arithmetic mean has the same units। अब आपने याद रखना, जो आप arithmetic mean निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइट का डाटा है, तो वो आपका जब आप लास्ट में कैलकुलेट कर लोगे सारा, तो वो आपका हाइट में ही आएगा, मतलब इंच में और फीट में ही आएगा। ये नहीं कि वो केजी में हो जाएगा या सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जो आपका अरिथमेटिक मीन का यूनिट होगा और जो सैंपल का यूनिट होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल 3.1 है आपके पास, अरिथमेटिक मीन फॉर द अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो होता है ना जो आपके पास इस रो फॉर्म में होता है जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। अगर फ्रीक्वेंसी साथ होती है तो वो क्या हो जाता है, ग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा है, उन्होंने कहा है दे आर 10 ऑब्जर्वेशन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब सबसे पहले तो आपने जो इन ऑब्जर्वेशन को सम कर लेंगे, यानी कि सबको ऐड कर लेंगे, 87 प्लस 91, यानी कि समीशन एक्स निकाल लेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके इनका सम निकाल लेंगे, समीशन एक्स कह देंगे उसको। ठीक है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ये टोटल 10 है ऑब्जर्वेशन। अब जो सम आया वो ऊपर लिख दिया, नीचे हमने इसको 10 लिख दिया, और हमारे पास मीन आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया हुआ भी कि आपने इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम किया, वो 902 आ गया। फिर उस 902 को ऊपर रखा, नीचे 10 रखा, और हमारे पास क्या आ गया, मीन। इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और ये हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा का। अब कोई क्वेश्चन आपका होगा तो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगी, लेकिन मैं आगे आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये हमारा हो गया अनग्रुप डाटा, और अगर ग्रुप डाटा हो जाए तो फिर मीन कैसे निकलेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं आना है, बस आपका एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अपडेटिंग ऑन और करेक्टिंग द मीन। अब यहाँ से ध्यान से सुनना है आपने, इसका क्वेश्चन अक्सर आपका जो है उसमें आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई ऑब्जर्वेशन का सम दे देंगे और कह देंगे कि ये वैल्यू थी और आपने इसको ये वाला एंटर कर दिया, अब इसका मीन निकाल के बताएं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ ये है क्या चीज़। अपडेटिंग और करेक्टिंग द मीन, इट मे हैपन दैट एन ऑब्जर्वेशन वाज ओवरलुक्ड व्हाइल द मीन इन सच सिचुएशन द ऑब्जर्वेशन मे बी इनकॉर्पोरेटेड। इसका मतलब ये है बेसिकली, देखिए मैं आपकी क्लास का मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल दी भी थी। मैं वेट ले रही हूँ आपकी क्लास का, वैसे आप कहेंगे कि वेट के पीछे पड़ गई है, वेट ले रही हूँ आपकी क्लास का, तो वो किसी बच्चे का वेट आता है 54 और मैं उसको गलती से एंटर कर देती हूँ 45। अब देखो मेरे इससे रिजल्ट अफेक्ट होगा ना, 54 था और वो कहाँ पे, और मैंने उसको 45 एंटर कर दिया, इससे मेरा रिजल्ट अफेक्ट हुआ है।
हो सकता है कुछ सुनने में मेरा गलती हो गई, अगर 94 था तो मैंने 98 एंटर कर दिया, 98 था तो कुछ 94 कर दिया। ऐसे कुछ भी ऑब्जर्वेशन आप जो गलत एंटर कर देते हो उसमें आपने फिर इसको मीन को सही कैसे करना है, इसमें आपने क्या करना होगा, सपोज दैट इन अबव एग्जांपल 3.1 इट वुड बी फाउंड लेटर ऑन दैट लास्ट ऑब्जर्वेशन इज 94। देखिए पिछली ऑब्जर्वेशन लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन 98 की जगह पे हो सकता है, मतलब हो सकता नहीं है, उन्होंने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन 94 थी और मगर हमने इसको गलती से 98 लिख लिया। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, मीन को हम ऐसे सही करेंगे, इंस्टेड ऑफ 98 की जगह पे 94 है, तो टू करेक्ट द मीन, अब इस मीन को सही करके दिखाएं, मतलब करके दें। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय, आपने क्या करना है, बाय बार लिख लिया, समेशन वाई ओवर एन, जो आपका मीन का फार्मूला होता है आपने वो मीन का फार्मूला लिख लिया। आप चाहे तो एक्स बार से नोट कर लें, चाहे वाई बार से, कोई मसला नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे ना मिस एक्स बार से कह रही है बार बार, यहाँ पे बुक में वाई बार, कोई मसला नहीं, आप नोटेशन जो मर्जी एक्स रखें, वाई रखें, जी रखें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आपने इस एन को इधर जाके लेके मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा एन वाई बार और साथ ये ऊपर आ जाएगा समेशन एक्स। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने जो सबसे पहले तो देखो हमें मीन सही करने के लिए समेशन एक्स को सही करना पड़ेगा। नीचे जो हमारा एन था वो तो वही रहेगा ना 10 का 10, इसको सही करना है हमने। इसको सही करने के लिए हमने पहले मीन से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से हमारे पास आ गया एन वाई बार की वैल्यू आ गई 9020, ठीक है, 9020। इसमें हमने करेक्शन करनी है, जो हमारा सम आया है इस सम में करेक्शन करनी है। वो कैसे करेंगे, हमने अपने जो 98 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू गलत थी उसको माइनस कर देंगे और जो वैल्यू सही थी उसको ऐड कर देंगे, इस सम में हमारा सम ठीक हो जाएगा। हमने ऐसे ही किया, करेक्टेड सम जो हमारी वैल्यू आई थी उसमें से हमने गलत वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो गलती से एंटर हो गई थी और सही वाली वैल्यू को ऐड कर दिया। अब हमारा सम हो गया 9016। इसको हमने दोबारा से समेशन y की जगह पे रखा और ये हमारे पास कैलकुलेट होकर सिंपल। मैम मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊपर जो कहा था ये वाला। अच्छा ये देखो मैं यहाँ पे आपको जी करके जी। बताती हूँ, यहाँ पे देखो अगर आपके पास ये देखिए एक्स बार मैंने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, ये था हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है, इसके थ्रू हमारे पास आया था, ठीक है। ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ चुकी है, फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू हमारे पास आई है 90 पॉइंट थी आई थिंक, हाँ 20। अब ये ध्यान से समझे 90.20 वैल्यू है मेरी, ठीक है, ये मेरा मीन पीछे आ चुका है। मैंने इसका सम निकालना है ताकि मैं इसमें करेक्शन कर सकूं। मुझे चाहिए क्या है, समेशन एक्स चाहिए, इसको मैं लिख दूंगी एज इट इज और जो एन है उसको उसकी जगह पर 10 लिख दूंगी। जो वैल्यूज मुझे नोन है उनको मैं रख दूंगी और जो अननोन है उसको मैंने एज इट इज रख दिया। अब इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9020 होगी और यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरे पास, मिशन एक्स रह जाएगा, यानी कि जो मुझे सम चाहिए था वो मेरे पास आ गया। अब इस सम में गलती ये है कि मैंने 98 गलती से वैल्यू एंटर की हुई है, जबकि ये 98 नहीं है। सही वैल्यू भी एंटर कर दूंगी वो जो कि 94 है, मैंने वो भी एंटर कर दी, ठीक है। इस वाले डाटा में जैसे मेरा सम आया मैंने गलत वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, यानी गलत वाली वैल्यू निकाल दूंगी, सही वाली वैल्यू ऐड कर दूंगी। इस तरह से मेरा जो सम है वो करेक्ट होके आ जाएगा। जब सम करेक्ट होके आ गया उसको n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको ना एक बार आप दोबारा से जो है मैम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9021 है, आपने 920 लिखा है। फिर ये गलती हुई होगी ना, यहाँ पे इन्होंने ये 902 लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना जैसे ही आ रहा है, फिर ये यहाँ नहीं होगा, जीरो ही नहीं होगा। मैम हमारी बुक में 902 है, 20 नहीं आना आगे। ठीक है, ये गलती यहाँ पे मेरी बुक का ये वर्जन पुराना होगा। अच्छा ये जीरो नहीं होगा, फिर यहाँ पे ये इसी तरह से आ जाएगा 902, इसमें से माइनस कर देंगे 98 ऐड कर देंगे 94 और उसको फिर आप जाकर 10 से डिवाइड कर देंगे, जो सम आ जाएगा आपका 90.16 से जो भी है वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप प्रोसीजर को फॉलो कर लेना, वैल्यूज तो इनकरेक्ट हो सकती है। अच्छा जी, लास्ट इस टॉपिक का पार्ट है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अभी हमने सबसे पहले देखा है कि अनग्रुप डाटा का कैसे मीन निकालते हैं, अब हम आ गए हैं ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा में फ़र्क ये आना है सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी हो जानी है। ये बंद कर लें माइक सबका। अच्छा, इसमें है आपका बेसिकली वाई बार आपने निकालना है समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ। अब एफ वाई क्या है, बेसिकली आपने फ्रीक्वेंसी को और वाई आपका क्या है, मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, उसका कॉलम बन गया, उसको ऐड कर लिया और नीचे फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब ये नेक्स्ट पेज पे उन्होंने एग्जांपल दिया उससे क्लियर होगा, लेकिन आपने फार्मूला याद कर लेना है। सिंपल अगर आप देखें, सिंपल आपका मीन था तो आपका क्या था यहाँ पे, समेशन
एक्स ओवर एन, ये फॉर्मूला था आपके अनग्रुप डाटा का या सिंपल मीन का। लेकिन अगर ये ग्रुप डाटा हो जाता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन एफ एक्स, आप एफ मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे यहाँ पे एन का मतलब यही होता है समीशन एफ, नीचे समीशन एफ लिख देंगे। ये हमारा ग्रुप डाटा का फार्मूला हो गया। याद रखना आपने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का फार्मूला। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका जो है के नंबर ऑफ क्लासेस होगी, वाई आपका मिड पॉइंट हो गया, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो है ये रिजल्ट ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा के रिजल्ट में हमेशा थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। वो इस वजह से आता है कि आपका अनग्रुप डाटा में तो आप एज इट इज़ वैल्यू ले रहे हो और ग्रुप डाटा में आपने क्लासेस का मिड पॉइंट निकाला होगा तो मिड पॉइंट आपका एग्जैक्ट नहीं होता, मिड पॉइंट तो आप अप्रोक्सीमेट ले रहे होते हो और अनग्रुप डाटा में वैल्यूज एज इट इज़ ले रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा जो आपका रिजल्ट में डिफरेंस आता है वो होता है राउंडिंग एरर, ग्रुपिंग एरर, सॉरी ये याद रखने से राउंडिंग एरर भी कहते हैं वैसे, ग्रुपिंग एरर आपने याद मैं मतलब सिंपल के हमने ग्रुप डाटा में ना फ्रीक्वेंसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है ना, यही है ना? हाँ यही है। अच्छा इसमें ये मैं जो बात बता रही हूँ उसको याद रखना है कि आपका जो है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में डिफरेंस रिजल्ट में, दोनों के मीन में रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। वो वजह क्या है कि आप ग्रुप डाटा में मीन जो बेसिकली निकाल रहे होते हो मिड पॉइंट के थ्रू, मिड पॉइंट आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और अनग्रुप डाटा में वैल्यूज को आप एज इट इज ले रहे हो। अभी नेक्स्ट जाके आपको क्लियर होगा। ये देखिए एग्जाम्पल है 3.2, फाइंड ए अरिथमेटिक मीन ग्रुप कंसीडर हाइट डाटा इन द टेबल। अब आपको उन्होंने क्लासेस बना के दे दी है, सब कुछ आपको गिवन है, क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालोगे। ठीक है, हमारे फार्मूला में मिड पॉइंट था ना, क्योंकि क्लासेस से देखो आप कैसे निकाल सकते हो मीन, ये तो क्लासेस 86 से 90, 91 से 95, ये तो कुछ भी शो नहीं कर रही है। हमने इनका मिड पॉइंट निकाल लिया, उस मिड पॉइंट के साथ हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बना लिया। पहले आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये क्लास इंटरवल का कॉलम आपको गिवन था, मिड पॉइंट निकाला, उस मिड पॉइंट के साथ आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके एक नेक्स्ट कॉलम बनाया। ठीक है, इनका सम लेंगे, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके निकालना है जी। मिस ये ग्रुप डाटा जो है अरिथमेटिक मीन का, इसका फॉर्मूला ये है सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। एन भी कह सकते हो, समीशन एफ भी कह सकते हो। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, हमने यहाँ पे ये वाला कॉलम निकाल लिया। गर्ल्स अटेंटिव होकर सुनो, बड़ा मजे का चैप्टर और इजी चैप्टर है ये। हमने जो है एफ को और वाई को यानी कि मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास एफ वाई हो गया, हमने उसका सम कर लिया और एफ जो समीशन था वो निकाल लिया। वो तो आप निकालते हो, आपको पता है ना, जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है लास्ट में उसका हम टोटल जरूर निकाल के बताते हो कि इतनी इसमें ऑब्जर्वेशन है। ये जब दोनों सम्स आ गए, एक सम ये आ गया, दूसरा सम ये आ गया, आपने इसमें पुट कर दिया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी ये एमएल आई थिंक पूछ रही थी, तो माइक ऑफ कर लिया करें जब क्लास में आप आते हो। अच्छा यहाँ पे देखो, इसके बाद आप जो है 30 नीचे एंटर लिख दोगे और ये वाला ऊपर लिख दोगे। अब ये आपने याद रखना, आपसे एमसीक्यूज में कभी कभी पूछा जा सकता है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। जो समीशन एफ होता है वो हमारा क्या होता है, एन होता है। अब वो एन कैसे होता है, ये देखो आपने हर इस इंटरवल में इतनी वैल्यूज आ रही है, इस इंटरवल में इतनी वैल्यूज आ रही है, हर इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देंगे, एंड पे जाकर टोटल कर दिया, आपका समीशन अप हो गया। अब बेसिकली हर इंटरवल में जितनी वैल्यूज आ रही है इसका मतलब यही है ना कि आपके डाटा की टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है वो बता रहे हो ना आप, एन। तो हमारा जो एन है और समीशन एफ है आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आता है मैम बस कर दें, पढ़ाने की बता रही हूँ। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाती हैं और शॉर्ट में भी आती हैं। ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। हमने आज स्टार्ट किया चैप्टर मेजर ऑफ लोकेशन। इसमें हमने बेसिकली जो है जो अपना डाटा हमारा होगा उसका सेंटर बताना, सिंगल वैल्यू के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना होगा। हमने सेकंड चैप्टर में तो हमने ग्राफ के थ्रू कर दिया रिप्रेजेंट, ये वो सारी रिप्रेजेंटेशन देख ली। लेकिन अगर सिंगल वैल्यू की बेस पे करना हो तो हम मेजर ऑफ लोकेशन पे आते हैं या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं इसको। इसके बाद हमने देख लिया था कि हमारे पास गुड एवरेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने दो तरह का भी याद रखना, दो तरह का मीन निकालते हैं हम। एक हमारा होता है ग्रुप डाटा का और एक होता है अनग्रुप डाटा का। ठीक है, अब ग्रुप डाटा का तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, ये जो अभी अभी हमने की एग्जांपल समीशन एक्स ओवर समीशन एफ इसका फार्मूला होता है, ये मीन का फार्मूला है। और अगर आपका अनग्रुप डाटा है तो उसका फार्मूला मीन का क्या हो जाएगा, समीशन एक्स ओवर एन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप अपनी एक्सरसाइज से भी और जो आपको एक आधा मैं भी सेंड कर दूंगी वो आपको करने हैं। ठीक है जी बस एक आधा ना, मतलब एक आधे का मतलब
देखते हैं अभी कितने इससे रहेंगे। अच्छा मैम, बस मुझे ये एक बात बता दें कि उन्होंने तो सिर्फ ऊपर क्वेश्चन लिखा है, तो ये जो उन्होंने टेबल है ये हमें मिलेगा तो नहीं ना? हमने खुद, ये मिलेगा कैसे हम मिलेगा, खुद लिख सकते टेबल हैं? मिलेगा आपको। ये मिलेगा? देखिए, हाँ ये देखिए मैं आपको ठीक सबसे है। पहले यहाँ पे बताती हूँ। ये तो क्वेश्चन जैसे कि देखिए ये है आपके पास, ठीक है, ये मेरे खुद ही कहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करोगे आप, ये आपको क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने एक कॉलम बनाना होगा एक्स का, मिड पॉइंट का एक कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम आपका बन जाएगा एफ एक्स का, ठीक है। यहाँ से आपका ये इनका जो सम आएगा ये लिख लिया, फ्रीक्वेंसी का जो सम था उसको लिख लिया, इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास मीन आ जाएगा एक्स बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कर लेना, जो नजला आप पूछ रहे थे वो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैम तो इसका अनग्रुप डाटा नहीं बनाना? अनग्रुप डाटा नहीं बनाना है, अनग्रुप डाटा अगर होगा तो आपने करना था। अब इस क्वेश्चन में भी आपने मीन कैलकुलेट कर लेना, बाकी चीजें छोड़ देनी है, वो जब हम करेंगे तो फिर इसमें भी आपने मिस मीन कर लेना है। ये देखिए इस क्वेश्चन में भी मीन आपने कर लेना, बाकी चीजों के लिए जगह छोड़ देनी है। हाँ जी, कुछ पूछ मिस रहे जी हो? ये मिस केबल्स क्या हैं? टेबल्स क्या क्या मिस होते हैं? हमारी अच्छा मीन क्या मतलब, केबल्स क्या पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं, आपने क्या कहा है, बच्चे ने कुछ पूछा था मिस जी क्वेश्चन में लिखा हुआ था अभी। यहाँ पे। ये डिसाइल परसेंटाइल, जी ये सारी चीजें अभी हमने पढ़नी है, ये आपको क्लियर होता जाएगा जब हम साथ हाथ के साथ पढ़ जाएंगे। बस फिलहाल आपने याद मिस किया जी, है। मुझे बस ये हो रहा है थोड़ा सा कि हमने अगर मिस एक हमें क्वेश्चन दिया है तो हमने उसका ग्रुप डाटा भी निकालना है और अनग्रुप नहीं डाटा नहीं भी नहीं नहीं निकालना है, नहीं दोनों नहीं नहीं निकालना है। बच्चे नहीं, आप ये समझे नहीं मेरी बात। आपको डाटा ये देखें, मैं आपको यहाँ मिस पे खुद हमारी दिखा। नेक्स्ट क्लास है। अच्छा ठीक है, बस मैं कर रही हूँ। अब देखिए ये डाटा आपके पास, ये वाला डाटा, ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, इसका मीन निकालोगे तो ये अनग्रुप डाटा है, इसका मीन अगर निकालने के लिए आता तो ये अनग्रुप है। अगर आपको इस तरह का डाटा गिवन है टेबल में, पेपर उसमें क्वेश्चन में, तो ये आपका ग्रुप डाटा है, इसका मीन निकालोगे, जो जैसा ठीक डाटा है, गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने मीन निकालना होगा। ओके ठीक है, आई ठीक होप है, हो आपको गया समझ समझ। आ गई होगी। जो कुछ नहीं समझ आई तो हाँ जी। इंशाल्लाह कल कर लेंगे। नेक्स्ट आप अपनी क्लास लें। ओके, अल्लाह हाफिज।